हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशबू क्लासेस। फाइनल अकाउंट्स में हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट, जिसे चिट्ठा भी कहते हैं और स्थिति विवरण भी कहते हैं। हम ये पढ़ेंगे कि चिट्ठा किस तरीके से बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, कंपनी को इससे क्या क्या प्रॉफिट्स होते हैं और किस फॉर्मेट में बैलेंस शीट तैयार की जाती है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपको एक रास्ते में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। सपोज एक बिल्डिंग दिखाई देती है आपको। फिर आप देखेंगे, ठीक है, इस बिल्डिंग के बाहर मान लीजिए 2-3 कारें भी खड़ी हैं, ठीक है, एसी वेसी लग रहे हैं बिल्डिंग में। तो आप सोचोगे कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो कई करोड़ों की बिल्डिंग होगी, कितने लाख की कार होंगी, एसी भी लग रहे हैं इसमें, तो ये तो बहुत पैसे वाली कंपनी है, बहुत इसके पास पैसा ही पैसा होगा, ये तो बहुत अमीर है। लेकिन किसी चीज़ को हम देखकर उसका सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वास्तव में उसके पास इतना पैसा है भी या नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा कि हम इस कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे। केवल इसको देखकर कि इसमें एसी लग रहे हैं, इसके पास इतनी कारें हैं, इतने वॉचमैन्स हैं, इतने बॉडीगार्ड्स वर्क कर रहे हैं और इतना अच्छा फर्नीचर इसमें लगा हुआ है, इतनी अच्छी क्वालिटी की मशीनें लग रही हैं, तो यानी कि ये तो बहुत पैसे वाली कंपनी है। तो नहीं, सबसे पहले क्या किया जाएगा, उसके लिए एक बैलेंस शीट तैयार होती है कंपनी की। उस बैलेंस शीट में 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है वो। यहाँ पे एसेट्स लिखी जाती है, जितनी भी उसके पास संपत्तियां हैं, और इस साइड में लिखी जाती है लाइबिलिटीज, जितने भी उसके दायित्व हैं, जितना भी पैसा कंपनी को पे करना है। तो देखिए, एसेट साइड में तो क्या होगा कि कंपनी की बिल्डिंग के बारे में लिखा होगा कि बिल्डिंग इतने करोड़ की है। इसके अलावा कंपनी के पास इतनी कारें हैं और कारें इतने लाख की हैं। कंपनी का फर्नीचर जितने भी लाख का है वो यहाँ लिखा होगा। इसके अलावा मशीन इतने लाख की है, एसी लग रहा है तो एसी इतने लाख का है, और इसके अलावा और भी जितनी भी एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं कंपनी ने, इन्वेस्टमेंट इतने लाख की इन्वेस्टमेंट हो गए। इस तरीके से ये तो हो गई एसेट्स। लेकिन सिर्फ एसेट्स को ही देख के हम इस कंपनी की जो है असलियत का, यानी इसकी रियलिटी का पता नहीं कर सकते हैं, उसका सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इस साइड में लिखा होता है कंपनी को कितना पेमेंट करना है। फॉर एग्जांपल कैपिटल, ठीक है, जो पैसा लगाया गया है उसमें, वो कैपिटल कंपनी के लिए क्या होता है कि दायित्व होता है, लाइबिलिटी होती है कंपनी की, तो वो यहाँ लिखा जाएगा। हो सकता है कि कंपनी ने कई लाखों का लोन लिया हुआ बैंक से, तो वो लोन यहाँ आ जाएगा। अगर कोई बिल्स पे करने हैं, जितने भी लाख के हज़ारों में बिल्स पे करने हैं, वो यहाँ लिखा होगा। क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, जो लेनदार होते हैं। मान लीजिए कंपनी ने उधार अगर माल खरीदा हुआ है तो उन्हें पैसा चुकाना होगा, लोन लिया हुआ है। तो इस तरीके से जितना भी पैसा या जितना भी पेमेंट करना है कंपनी को, वो यहाँ लिखा होता है। इस बैलेंस शीट को देखकर ही हम सही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वास्तव में ये जो एसेट्स हमने देखी है, जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है, रियलिटी कुछ और है। जो बैलेंस शीट होती है वो ही कंपनी की असलियत का पता लगा सकते हैं हम, या असलियत बता सकती है कि रियलिटी क्या है, वास्तव में कंपनी की हैसियत क्या है, कितनी एसेट्स हैं और कितना पैसा कंपनी को चुकाना है। ये रियल एसेट्स नहीं मानी जाएंगी। इनमें से जो है लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दिया जाता है कि इन्हीं के थ्रू कंपनी को जो है पेमेंट करना है, अपनी लाइबिलिटीज़ को चुकाना है। तो यही होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या करती है, किसी भी कंपनी, जो भी बिजनेसमैन होते हैं, उस बिज़नेस का रियलिटी का बताती है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, रियल में कितना पैसा है उसके पास, कितनी एसेट्स हैं, और उनमें से कितना कंपनी को पेमेंट करना है, उसे माइनस करेंगे और फिर रियलिटी का पता लगा कि वास्तव में इसकी पोजीशन इतनी है कंपनी की। तो इसलिए बैलेंस शीट बनाई जाती है, और बैलेंस शीट जो है वो किसी कंपनी की रियलिटी का, यानी आर्थिक स्थिति बताती है। डेफिनेशन देखिए बैलेंस शीट की। लेखा अवधि की समाप्ति पर, बैलेंस शीट हमेशा लेखा अवधि, जो अकाउंटिंग ईयर होता है, उसके लास्ट में ही, एंड में बनाया जाता है। तो लेखांकन अवधि की समाप्ति पर आर्थिक स्थिति की जानकारी, यानी कंपनी की क्या पोजीशन है, आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी जानकारी के लिए चिट्ठा तैयार किया जाता है। चिट्ठे को स्थिति विवरण भी कहते हैं। ठीक है, देखिए बैलेंस शीट की क्या क्या विशेषताएं होती है। फर्स्ट है अंतिम खातों का भाग, यानी कि पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये फाइनल अकाउंट्स का एक पार्ट होता है। फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होता है।
देखिए बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसे अकाउंट में काउंटिंग की जाती है, क्योंकि नाम ही इसका क्या है, फाइनल अकाउंट्स, और फाइनल अकाउंट्स में ही बैलेंस शीट आती है। जबकि बैलेंस शीट जो है वो कोई अकाउंट नहीं होती है, ये एक तरीके का स्टेटमेंट होता है, एक विवरण होता है, और इसमें कभी भी टू और बाय का यूज़ नहीं किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में तो हमने टू बाय का यूज़ किया था, लेकिन बैलेंस शीट बनाते वक्त टू और बाय ये दोनों वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता है, और ये किसी तरह का कोई अकाउंट नहीं होता है बैलेंस शीट, ये ओनली स्टेटमेंट होता है, एक विवरण की तरह इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें व्यक्तिगत व वास्तविक खातों के शेष। बैलेंस शीट में सिर्फ व्यक्तिगत खाते यानी कि किसी व्यक्ति का नाम, कंपनी का नाम, संस्थाएं जो भी, और वास्तविक खाते जो कि स्टॉक से रिलेटेड होते हैं, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक, उन खातों के शेष को दिखाया जाता है। इसका मतलब तीसरे टाइप का जो खाते होते हैं वो होते हैं नाम मात्र के खाते, उनका बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। नाम मात्र के खाते वो होते हैं जिनमें सभी प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं, और एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में शो करते हैं, इसलिए सभी एक्सपेंसेस उनमें आ चुके होते हैं। नाम मात्र के खातों के जो बैलेंस हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट P&L में आ जाते हैं। बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत खाते और वास्तविक खातों के शेष को ही दिखाया जाता है। हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में भी पढ़ा था, अगर आपको डिटेल में देखना हो तो आप पहले की वीडियो को देख सकते हैं। देखिए बैलेंस शीट में जो व्यक्तिगत और वास्तविक खातों के शेष बताए जाते हैं, इनका जो अकाउंट है वो क्लोज नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, इससे पहले की जो 2 वीडियो है वो आप देखिएगा अच्छे से, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट की, उसमें मैंने बताया है फाइनल एंट्रीज कैसे बनाई जाती है ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट से। फाइनल एंट्री बनने के बाद क्या होता है कि वो अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, यानी उनका बैलेंस अब आगे जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा कंपनी का उसमें नहीं ले जाया जाता है, वो वहीं क्लोज हो जाते हैं। तो वो थी फाइनल एंट्रीज। तो नाम मात्र के जो खाते होते हैं उनकी तो फाइनल एंट्रीज बनाई जाती है और वो वहीं पे क्लोज हो जाते हैं। लेकिन बैलेंस शीट में जब व्यक्तिगत और वास्तविक खातों के शेष लिखे जाते हैं तो इनके अकाउंट्स क्लोज नहीं होते हैं, यानी इनका बैलेंस अगला जब नया वर्ष स्टार्ट होता है, नया शेष वहाँ पे ले जाया जाता है और नया में प्रारंभिक प्रविष्टि की तरह उन्हें लिखा जाता है। स्टार्टिंग में पहले हम उनका बैलेंस लिखते हैं, जैसे कि एसेट्स है, फर्नीचर है, मशीन है, प्लांट है, तो उनका जो बैलेंस होता है वो हम नेक्स्ट ईयर के जो नया साल में हम बनाएंगे नए अकाउंट्स, उसमें उनको लिखा जाता है। जबकि ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट के जो अकाउंट्स होते हैं वो वहीं पे उनका एंड हो जाता है। ठीक है। थर्ड है दोनों पक्षों का योग समान, यानी कि जो बैलेंस शीट में 2 साइड होते हैं, एक लायबिलिटी साइड, एक एसेट साइड, दोनों साइड का जो टोटल है वो हमेशा इक्वल आता है। और इसमें बैलेंसिंग वाला काम नहीं किया जाता है कि जो बैलेंसिंग होती है उससे दोनों साइड को इक्वल किया जाए, ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें दोनों साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं जब बैलेंस शीट बनाई जाती है। एक हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमें पढ़ा था लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल एसेट्स। इसका मतलब है लायबिलिटीज और कैपिटल का साइड जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो इक्वल होता है एसेट्स के। तो बैलेंस शीट में भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। इस साइड आती हैं सभी तरह की लायबिलिटीज और कैपिटल, और इस साइड लिखी जाती हैं एसेट्स। और जिस तरीके से ये दोनों इक्वल आते हैं उसी तरीके से बैलेंस शीट में दोनों साइड बिल्कुल इक्वल आते हैं। इट मीन्स हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल सही है। लेकिन अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, कोई मिस्टेक हमने की है, और फिर हम उस मिस्टेक को सुधारेंगे। तो थर्ड विशेषता बैलेंस शीट की यही है कि इसके दोनों पक्षों का योग हमेशा समान आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। फोर्थ है आर्थिक स्थिति की जानकारी। जैसा कि अभी हमने देखा ही है, बैलेंस शीट से हमें कंपनी की सही पोजीशन का पता लगता है कि रियलिटी उसकी क्या है, इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, उसका हमें पता लगता है। ठीक है। लास्ट, भविष्य हेतु निर्णय लेने में सहायक। बैलेंस शीट के थ्रू हम फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग या कोई डिसीजन लेना हो तो वो डिसीजन बैलेंस शीट के बेस पे ही लिखा जाता है या लिया जाता है, सॉरी। क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं वो दोनों सिर्फ और सिर्फ एक वर्ष के लिए बनाए जाते हैं। एक साल में जितने भी खर्चे हुए हैं, कितना माल खरीदा है, कितना माल बेचा है,
उन सब की जानकारी के लिए, सिर्फ 1 साल की जानकारी के लिए बनाए जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन बैलेंस शीट जो होती है वो कंपनी जब से स्टार्ट हुई है उस टाइम से लेकर के अभी तक कंपनी की क्या पोजीशन है वो सब बैलेंस शीट हमें बताती है। इसलिए वो 1 साल की जानकारी हमें नहीं देती है, बल्कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की पोजीशन बताती है बैलेंस शीट। ठीक है, इसलिए जो P&L अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं वो दोनों तो उनके थ्रू हम केवल छोटे मोटे डिसीजन ही ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें बड़े डिसीजन लेने हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने होते हैं, तो उसमें बैलेंस शीट हमारी हेल्प करती है। बैलेंस शीट के थ्रू ही बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं जो कि बहुत लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम में कंपनी के लिए यूजफुल होते हैं। तो ये तो हो गई बैलेंस शीट की विशेषताएं। अंतिम खातों का पार्ट होते हैं ये, पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। व्यक्तिगत और वास्तविक खातों का बैलेंस ही इसमें आता है ओनली, नाम मात्र के खातों का शेष या उनका बैलेंस इसमें नहीं लिखा जाता है। दोनों साइड का टोटल जो है हमेशा इक्वल आता है बैलेंस शीट में। इसके अलावा बैलेंस शीट हमें इकोनॉमिक पोजीशन की जानकारी देती है कि कंपनी की इकोनॉमिक पोजीशन क्या है अभी तक की। इसके अलावा अगर फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन लेना हो तो उसमें भी बैलेंस शीट हेल्प करती है। बैलेंस शीट को बनाने से कंपनी को क्या क्या प्रॉफिट होते हैं, किस उद्देश्य से बैलेंस शीट बनाई जाती है, वो उद्देश्य पढ़ेंगे हम। पहला उद्देश्य है आर्थिक स्थिति की सही जानकारी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट इसकी डेफिनेशन में भी आ रहा है, विशेषताओं में भी आएगा, उद्देश्यों में भी आएगा, हर जगह ये पॉइंट आ रहा है। इट मीन्स ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए, सही जानकारी के लिए ही बैलेंस शीट बनाई जाती है। ये इसका सबसे मेन पर्पस होता है कि सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो कंपनी की। सेकेंड है सभी संपत्तियों की प्रकृति और लागत का निर्धारण करना। देखिए बैलेंस शीट में क्या होता है, सभी कंपनी की जितनी भी संपत्तियां हैं, ऑल टाइप्स, चाहे वो फिक्स्ड है, करंट एसेट्स है, कृत्रिम संपत्तियां हैं, चाहे टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, ऑल टाइप्स एसेट्स को बैलेंस शीट में लिखा जाता है। तो इसलिए सभी प्रकार की संपत्तियों की हमें प्रकृति का पता लगे कि कौन कौन से एसेट्स हैं और वो किस टाइप की हैं। जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, करंट एसेट्स कितनी है कंपनी की, और फिक्टिशियस एसेट्स कितनी हैं, तो हमें उनकी प्रकृति का पता लगाना और उनकी लागत, उनकी कॉस्ट भी पता लग जाती है कि किस एसेट्स की क्या कॉस्ट है, तो उसका निर्धारण करने के लिए भी बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो इससे भी कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है और एसेट्स की सही जानकारी एक कंपनी को मिल जाती है। थर्ड है सभी दायित्वों की लागत और उनकी प्रकृति का निर्धारण। जिस तरीके से सभी एसेट्स की जानकारी मिलती है उसी तरीके से जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं कंपनी के, उनकी इंफॉर्मेशन भी बैलेंस शीट से मिल जाती है कि वो लाइबिलिटीज़ किस टाइप के हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं और उनका टाइप क्या है, क्या उनकी प्रकृति है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कितने हैं, शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटीज़ कितने हैं और कितनी है वो लाइबिलिटीज़, कितना हमें पेमेंट करना है। तो ये जानकारी प्राप्त करने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। नेक्स्ट, अगले वर्ष की प्रारंभिक प्रविष्टि। अगले वर्ष की प्रारंभिक प्रविष्टि करने के लिए भी बैलेंस शीट जो है एक बेस होता है। इसके बेस पे ही जो है नेक्स्ट ईयर होता है उसकी प्रारंभिक प्रविष्टियाँ की जाती है। मान लीजिए हमने इस साल की बैलेंस शीट बना ली है, ठीक है, हमने सारी एसेट्स यहाँ लिख ली, सारे लायबिलिटीज़ यहाँ लिख दिए, और इससे हमें पता लग गया कि अभी तक कंपनी के पास इतना एसेट्स है, इतना कंपनी के पास अभी प्रेजेंट में इतना फर्नीचर है, इतना स्टॉक है, इतने डेटर्स हैं, अभी की पोजीशन क्या है उस कंपनी की, ठीक है, करंट पोजीशन होती है कंपनी की। अब जब हम नेक्स्ट आने वाले साल में बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम ओपनिंग जो मानेंगे, ओपनिंग हमारे पास कितना है पहले का, तो इस बेस पे माना जाएगा। इनके आधार पे ओपनिंग एसेट्स हम लेंगे कि पहले का इतना एसेट्स हमारे पास है, इतना और हम खरीद रहे हैं, तो वो मिला करके फिर हम यहाँ पे पोजीशन निकालेंगे। तो ये प्रारंभिक प्रविष्टि करने के लिए बेस होती है बैलेंस शीट। नेक्स्ट है दिवालिया स्थिति की जानकारी। अगर एसेट्स जो है कंपनी की वो लाइबिलिटीज से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी है, कि कंपनी साहूकार है। लेकिन अगर कंपनी की एसेट्स तो कम है और कंपनी की लायबिलिटीज़ ज़्यादा है, इसका मतलब है कि कंपनी दिवालिया घोषित हो सकती है या वो दिवालियेपन की स्थिति में है, कंपनी कभी भी क्लोज हो सकती है, यानी कहीं ना कहीं वो लॉस में जा रही है। तो दिवालियेपन की स्थिति की जानकारी बैलेंस शीट से मिल जाती है। और लास्ट है अज्ञात मद की गणना। कई बार होता है कि हमें कंपनी की किसी एसेट्स का पता नहीं होता है, कुछ अदृश्य संपत्तियां भी होती हैं इंटेंजिबल, जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क, वो सब भी जब बैलेंस शीट में लिखी जाती हैं तो उनकी भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है बैलेंस शीट के थ्रू। इसलिए
इन उद्देश्यों से बैलेंस शीट बनाया जाता है और बैलेंस शीट को बनाने से कंपनी को बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं। अब हम देखेंगे बैलेंस शीट में कौन कौन से मदों को दिखाया जाता है। वैसे तो बैलेंस शीट में व्यक्तिगत और वस्तुगत खातों को ही दिखाया जाता है। बैलेंस शीट की दो साइड्स होते हैं। इस साइड लायबिलिटीज साइड होता है, बैलेंस शीट में भी यहीं पे लायबिलिटीज को लिखा जाता है, और इस साइड में लिखा जाता है एसेट्स जितनी भी कंपनी की होती हैं। देखिए, लायबिलिटीज को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एसेट्स को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन कोई सी भी लायबिलिटीज हो, उसका टाइप कोई सा भी हो, लेकिन वो आएंगे इसी साइड, और एसेट्स भी किसी भी टाइप की हो, लेकिन वो लिखी एसेट्स साइड में ही जाती है। इन्हें डिवाइड इसलिए किया हुआ है ताकि बैलेंस शीट को भी बनाने के अलग दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि बैलेंस शीट को तरलता के क्रम में बनाया जाता है, सेकंड बैलेंस शीट को स्थायित्व क्रम में बनाया जाता है। ये अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनका जो पार्टीशन किया गया है लायबिलिटीज़ का, तो वो कैसे यूज़ किया जाता है। अभी हम पहले लायबिलिटीज़ और एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लायबिलिटीज़, जो कि कंपनी के दायित्व होते हैं, ठीक है, जो पैसा कंपनी को चुकाना है अदर व्यक्ति को। फर्स्ट है इसमें कैपिटल। कैपिटल हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी देखा। पूंजी जो होती है वो एक बिजनेसमैन, जो बिजनेस का मालिक होता है और जो बिजनेस होता है, दोनों को अलग अलग माना गया है। बिजनेसमैन अगर उसमें पैसा लगाता है बिजनेस में, तो वो पैसा बिजनेस को वापस लौटाने होते हैं उस मालिक को, इसलिए बिजनेस के लिए कैपिटल जो है वो लायबिलिटी होती है और इसे लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का मतलब है दीर्घकालीन दायित्व, ऐसे दायित्व जो कि लंबे समय में कंपनी को पे करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंक से लोन लिया हो। अगर मान लीजिए कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, तो लोन की एक टाइम पीरियड होता है कि 5 साल में लोन को पे करना है, 10 साल में करना है, या 15 साल के लिए लोन लिया है। तो इस टाइप के जो लायबिलिटीज़ होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, बहुत उसमें अधिक समय के बाद उनको चुकाना होता है, तो ऐसे दायित्व होते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। इसके अलावा करंट लायबिलिटीज़, ऐसे दायित्व जिनका भुगतान कंपनी को 1 साल के अंदर अंदर करना होता है, यानी इसका टाइम पीरियड होता है 1 ईयर। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर इनको पे करना कंपलसरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स, अगर कंपनी ने माल उधार खरीदा है तो जो लेनदार हैं उनको 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है। बिल्स पेबल, कुछ बिल्स पे करने होते हैं। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट या और भी एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो कि खर्चे बकाया होते हैं। इस टाइप के जितने भी दायित्व होते हैं वो कहलाते हैं करंट लायबिलिटीज़, या इन्हें हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ भी कह सकते हैं, अल्पकालीन दायित्व। ये अल्पकाल के लिए होते हैं, कम टाइम में ही इनका पे करना कंपलसरी होता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होते हैं उनको दीर्घकाल में उनका पे कर सकते हैं, जैसे 5 साल, 10 साल में, यानी 1 वर्ष से अधिक इनका टाइम होता है और इन्हें 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है। लास्ट है कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ को संदिग्ध दायित्व बोलते हैं। संदिग्ध दायित्व, ये ऐसे दायित्व होते हैं, इनका पहले से कोई फिक्स नहीं होता है। ये दायित्व चुकाने भी पड़ सकते हैं या नहीं भी चुकाने पड़ सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं किसी घटना पे, किसी इवेंट पे। जिस तरीके से होता है, मान लीजिए आपसे अगर कोई पूछे कि क्या बारिश होगी, तो क्या आप 100% श्योर बता सकते हैं कि बारिश होगी? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी तरीके से ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई काम जो पहले से ही फिक्स नहीं होता है, संदिग्ध होता है कि वो काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसी तरीके से ऐसे दायित्व उन्हें चुकाना भी पड़ सकता है या हो सकता है चुकाना नहीं भी पड़े, वो लायबिलिटीज़ होते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़। और इन दायित्वों को बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है, ये बैलेंस शीट में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी बैलेंस शीट जब पूरी कंप्लीट बन जाती है उसके बाद नीचे वर्किंग नोट में इन लायबिलिटीज़ को वहाँ पे शो किया जाता है, वो कहलाते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ को इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे एसेट्स, संपत्तियाँ, जो कि बिजनेस में सेलिंग बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि अगर मशीन लाए हैं तो मशीन से क्या होगा कि वर्क बहुत जल्दी होगा, वर्क जल्दी होगा तो बिक्री बढ़ेगी। तो ये जो होते हैं सेलिंग में हेल्प करती हैं एसेट्स। एसेट्स में फर्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स।
स्थायी संपत्तियां जिनका उपयोग बिजनेस में कई सालों तक किया जाता है। जिस तरीके से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होते हैं लंबे टाइम के लिए, उसी तरीके से फिक्स्ड एसेट्स होती हैं जो कि कई वर्षों तक बिजनेस में यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर तो हर साल नहीं खरीदा जाता है। मशीनरी भी हर साल नहीं खरीदी जाती। प्लांट, बिल्डिंग, इस तरह की जो एसेट्स होती हैं वो कहलाती हैं फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी संपत्तियां। फिक्स्ड एसेट्स भी दो टाइप की होती हैं। एक होती है टेंजिबल यानी कि दृश्य, और सेकंड होती है इनटेंजिबल, अदृश्य। दृश्य संपत्तियां वो होती हैं जो कि दिखाई देती हैं, जो कि हमने एग्जांपल यहाँ देखे हैं। ये सब हैं टेंजिबल एसेट्स, दृश्य स्थायी संपत्तियां। फर्नीचर, मशीन, प्लांट, बिल्डिंग, इन्हें हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो ये हो जाएंगी फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स। और अदृश्य संपत्तियां वो संपत्तियां होती हैं, ऐसी एसेट्स जो दिखाई नहीं देती है लेकिन फिर भी उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ये एसेट्स दिखाई नहीं देती है, हम इन्हें छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, लेकिन इनकी वैल्यू कंपनी में होती है। मान लीजिए गुडविल 50,000 है, 1 लाख है, ट्रेडमार्क 1 लाख है, तो ये एसेट भी फिक्स्ड एसेट्स कहलाती हैं। कई सालों तक ये यूज की जाती है बिजनेस में। सेकेंड टाइप की एसेट्स होती हैं करंट एसेट्स, चालू संपत्तियां, जो कि शॉर्ट टर्म होती हैं। ये संपत्तियां 1 साल के अंदर चेंज हो जाती है, यानी परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए स्टॉक है, कंपनी ने कोई स्टॉक खरीदा है बेचने के उद्देश्य से और 1 साल के अंदर उसे बेच दिया, फिर नेक्स्ट ईयर नया स्टॉक आएगा, फिर वो बिक जाएगा 1 साल के अंदर। इसके अलावा डेटर्स, जो कंपनी के देनदार होते हैं, उनसे भी 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट जो है वो ले लिया जाता है और फिर अगले साल नए डेटर्स बन जाते हैं। इस तरीके से हर साल डेटर्स चेंज होते रहते हैं। बैंक बैलेंस हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, बैंक बैलेंस भी चेंज होता रहता है। और बैंक जो होता है वो एसेट्स होती हैं, लेकिन बैंक बैलेंस जो है वो करंट एसेट्स में आएगा, क्योंकि ये भी हर साल चेंज होता रहता है। कैश करंट एसेट्स है, क्योंकि कैश भी हमेशा इक्वल नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। तो इस तरीके से ऐसी संपत्तियां जो हर वर्ष परिवर्तित होती रहती हैं, हर साल बदल जाती हैं, वो एसेट्स होती हैं करंट एसेट्स। इनके एग्जाम्पल्स है स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो कि एडवांस में कर दी जाते हैं, ये सब करंट एसेट्स में आएंगी। नेक्स्ट है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है ऐसी संपत्तियां जिनको तुरंत कैश में बदला जा सकता है, तुरंत पैसों में बदलना है। जितनी भी करंट एसेट्स होती हैं वो लिक्विड एसेट्स भी कहलाती है, लेकिन 2 एसेट्स को इसमें नहीं इंक्लूड किया जाता है। एक है स्टॉक और सेकंड है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एसेट्स होते हैं, ये डिटेल से हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। स्टॉक को लिक्विड एसेट्स में इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है जिन्हें तुरंत कैश में बदला जा सकता है, और स्टॉक को हम तुरंत कैश में नहीं बदल सकते हैं। स्टॉक के लिए तो जब कस्टमर आएगा हमारे बिजनेस में, हम उसे माल बेचेंगे, तब जाके वो कैश में बदलेगा। तुरंत हम, ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर तुरंत आ गया और हमने स्टॉक को कैश में बदल दिया, इसलिए उसको कैश में कन्वर्ट होने के लिए कुछ टाइम लगता है। इस वजह से लिक्विड एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को नहीं रखा गया है। इन दोनों एसेट्स को छोड़ के बाकी जितने भी करंट एसेट्स हैं वो सब लिक्विड एसेट्स भी कहलाती हैं। फोर्थ है फिक्टिशियस एसेट्स, यानी कृत्रिम संपत्तियां। जिस तरीके से एक कंपनी कृत्रिम व्यक्ति कहलाता है, उसी तरीके से कुछ कृत्रिम संपत्तियां भी होती हैं, और ये एसेट्स भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखी जाती हैं। कृत्रिम संपत्तियों में आता है जैसे विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट में जो खर्चा किया है, कंपनी को स्टार्ट करने से पहले जो खर्चे होते हैं वो। इन एसेट्स को कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। जो कृत्रिम संपत्तियां हैं वो पैसों में चेंज नहीं होती हैं। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसमें वो एक्सपेंसेस आते हैं जैसे कि किसी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले अगर रिसर्च हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसका खर्चा। इस टाइप के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कृत्रिम संपत्ति में आते हैं। वेस्टिंग एसेट्स, ऐसी संपत्तियां जो कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे
बिल्कुल समाप्त हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल तेल का कुआं या फिर कोयले की खान है, अगर उनका निरंतर कंटिन्यू यूज़ किया जाता है तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल खाली हो जाएंगे, वो खाने या तेल के कुआं बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो इस टाइप की एसेट्स में आती हैं वेस्टिंग एसेट्स या क्षय संपत्तियां, जो कभी ना कभी समाप्त हो जाती हैं। तो ये थे लाइबिलिटीज के पार्ट्स, और एसेट्स को जिन टाइप्स में डिवाइड किया गया है वो थे। अब हम देखेंगे कि इनको बैलेंस शीट में किस तरीके से लिखा जाता है, किस रो में इन्हें लिखा जाता है। बैलेंस शीट दो तरीके से बनाई जाती है, एक तरलता क्रम में जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, और सेकंड है स्थायित्व क्रम में जिसे बोलते हैं परमानेंस ऑर्डर। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन, जो डेट होती है बैलेंस शीट की वो यहाँ डेट लिखी जाएगी। बैलेंस शीट में 4 कॉलम्स होते हैं, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। इस साइड लाइबिलिटीज होती हैं और इस साइड में एसेट्स लिखी जाती है। यहाँ मैंने 2 बैलेंस शीट के फॉर्मेट बनाए हैं, एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहाँ है और एक ये वाला फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में मैंने अमाउंट के कॉलम नहीं बनाए, लेकिन आपको अमाउंट के कॉलम्स भी यहाँ बनाने हैं। स्पेस की कमी की वजह से अमाउंट कॉलम नहीं बनाए हैं। देखिए, तरलता के क्रम में बैलेंस शीट जो बनाई जाती है उसमें सबसे पहले उन एसेट्स को और उन लाइबिलिटीज को लिखा जाता है जिन्हें कि तुरंत रोकड़ में बदला जाता है, यानी कि कैश और बैंक को तो लिक्विडिटी माना जाएगा, तरल है ये एसेट्स क्योंकि ये तो अपने आप में कैश में कन्वर्ट होती हैं। और इसी तरीके से लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट, जिन्हें कि 1 साल के अंदर अंदर यानी तुरंत जो है इनका पे करना होता है, कंपलसरी होता है। इसके बाद देखिए बिल्स रिसीवेबल, जितने भी बिल्स होते हैं वो पे करने होते हैं। इनका ये जो क्रम होता है ना, ये होता है कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा तरलता कैश में होती है, उसके बाद बैंक बैलेंस में होती है तरलता। कैश क्योंकि हमारे पास पैसा अभी रखा हुआ है, कंपनी के पास जो पैसा रखा हुआ है अभी उसके हाथों में है, वो तो हो जाता है सबसे तरल एसेट्स मानी जाती है। उसके बाद बैंक में जो पैसा है उसे भी हम तुरंत निकलवा सकते हैं, सेकंड नंबर पे रखा गया है बैंक बैलेंस को। जितने भी बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स का पैसा हमें रिसीव करना है, वो हम मांग सकते हैं उनसे बिल्स के पैसा, तो ये भी जो है लिक्विडिटी में रखा गया है। उसके बाद डेटर्स, स्टॉक को बेचने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए स्टॉक को इनसे बाद में रखा हुआ है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया हुआ है वो हम वापस ले सकते हैं, वो पैसा हमारी एसेट्स होती है। फर्नीचर है, बिल्डिंग और गुडविल। फर्नीचर हर साल नहीं बेचा जाता है, फर्नीचर को मान लीजिए 10 साल हमने यूज़ किया, 15 साल यूज़ करेंगे, उसके बाद ही हम उसे बेचेंगे, तो इन्हें लास्ट में रखा गया है। इन्हें कहा जाता है स्थायित्व क्रम, यानी ये स्थायी होती है एसेट्स। जो संपत्तियां करंट होती हैं उन्हें सबसे पहले लिखा जाएगा, और जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उनको सबसे लास्ट में रखा जाएगा। जो सबसे ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स होती है उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। उसी तरीके से लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट को पे किया जाता है, फिर बिल्स पेबल को पे किया जाता है, जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, बकाया खर्चे होते हैं, उन सबको पे किया जाता है। लेनदारों को पेमेंट किया जाता है, लोन जो होता है वो पे किया जाता है, और लास्ट में सबसे लास्ट में कैपिटल, जो कि पूंजी बिजनेस में लगी है, वो चुकाई जाती है। इसका मतलब है करंट लाइबिलिटीज़ तो ये सारे हैं, और जो ये लाइबिलिटीज़ हैं ये हो गई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। इन्हें हम कहेंगे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ और ये हो जाएंगी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। उसी तरीके से एसेट्स में यहाँ तक की एसेट्स तो हैं करंट एसेट्स, और यहाँ तक की लाइबिलिटीज़ है करंट लाइबिलिटीज़। इन्वेस्टमेंट से लेकर गुडविल तक फिक्स्ड एसेट्स, और ये लोन से लेकर कैपिटल तक फिक्स्ड लाइबिलिटीज़। तो तरलता क्रम में करंट वाले पहले लिखे जाएंगे, और जो लॉन्ग टर्म होते हैं या फिक्स्ड एसेट्स हैं उन्हें नीचे लिखा जाएगा। सेम स्थायित्व क्रम में बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाता है। जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं वो सबसे पहले लिखी जाएंगी, और जो एसेट्स सबसे ज़्यादा फिक्स होती है यानी जिसमें बहुत टाइम लगता है जिससे पैसा आना, वो सबसे पहले लिखी जाएगी, और वो है गुडविल। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग को बेचने में टाइम लगेगा, फर्नीचर को उससे कम टाइम लगेगा, इन्वेस्टमेंट में उससे कम टाइम लगेगा,
प्रीपेड एक्सपेंसेस ये एसेट्स हैं, स्टॉक को बेचने में थोड़ा उनसे कम टाइम लगेगा, और डेटर से पैसा लेने में उससे भी कम टाइम लगेगा, और कैश जो कि हमारे पास होता है उसमें तो टाइम लगता ही नहीं है। तो स्थायित्व क्रम में क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको पहले लिखा जाता है, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, और ये सब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है। तो देखिए बिल्कुल इसका ऑपोजिट हमने यहाँ कर दिया है, कैपिटल सबसे लास्ट में है, लेकिन स्थायित्व क्रम में जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो कैपिटल सबसे पहले आएगी। लोन कैपिटल से ऊपर हमने लिखा है, यहाँ पे हम कैपिटल के बाद में इसे लिखेंगे, बट मतलब बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। तरलता क्रम में अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाए तो हम तरल संपत्ति और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पहले लिख देंगे और फिक्स्ड एसेट्स को, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को बाद में लिख देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्थायित्व क्रम में बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाए हमें, तो हम क्या करेंगे, फिक्स्ड को, ये है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को बाद में लिखेंगे, और जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको पहले लिखेंगे और करंट एसेट्स को बाद में लिखा जाएगा। बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो गया। यहाँ पे LS है, यहाँ हो जाएगा SL, उसी तरीके से यहाँ पे FC है, यहाँ हो जाएगा CF। ये वाली बैलेंस शीट इसकी बिल्कुल ऑपोजिट होती है। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं और आपको एक बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाएगा, तो आप कैसे उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बैलेंस शीट का। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित शेषों की सहायता से मिस्टर अ का चिट्ठा तैयार कीजिए 31 मार्च 2017 के लिए, और इन्फॉर्मेशंस दी हुई है। हमें क्या करना है, बैलेंस शीट तैयार करनी है, और एसेट्स को एसेट साइड में लिख देंगे, लाइबिलिटीज जितनी भी उन्हें लाइबिलिटीज साइड में लिखेंगे। फॉर्मेट इस तरीके से बनेगा, बैलेंस शीट एज ऑन, डेट है 31 मार्च 2017, ठीक है। यहाँ लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। देखिए डेबिट और क्रेडिट हम इसमें नहीं लिखते हैं। जिस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में हम डेबिट क्रेडिट लिखते थे वो हम बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे। इसके अलावा जो भी आइटम्स हम यहाँ लिखेंगे उसमें टू और बाय का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस बैलेंस शीट में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि हमें इसे तरलता के क्रम में बनाना है या स्थायित्व क्रम में बनाना है, तो हम इसे तरलता के क्रम में बना लेते हैं। सबसे पहले करंट एसेट्स और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को हम लेंगे, उसके बाद में हम नीचे फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को लेंगे। सबसे पहले करंट एसेट्स में लिखा जाता है कैश, कैश इन हैंड, जो पैसा अभी हमारे हाथ में है वो सबसे करंट एसेट्स होती है। कैश इन हैंड का अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में 100 रुपीज। इसके अलावा कैश एट बैंक, बैंक में हमारे पास जितना भी अमाउंट है, कैश इन बैंक, बैंक में है 300 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद हम लेंगे बिल्स रिसीवेबल, जो बिल्स का पैसा हमें मिलना बाकी है वो हम लेंगे 500 रुपये बिल्स रिसीवेबल। ठीक है। अब करंट एसेट्स और कोई डेटर्स हैं, देनदारों से पैसा लेंगे। उसके बाद हम डेटर्स से हमें लेना है 1500 रुपये। इसके अलावा स्टॉक से पैसा मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, डेटर्स से जल्दी पैसा मिल जाता है 2000 रुपये। इसके अलावा जो एसेट्स हैं वो फिक्स्ड हैं, क्योंकि इसमें बाकी प्लांट दिया हुआ है, बिल्डिंग है और इन्वेस्टमेंट है, तो ये फिक्स्ड एसेट्स होंगी, इन्हें हम लास्ट में लिखेंगे। अब हम लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट।
देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म का दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी करंट एसेट्स में ही आएगा, फिक्स्ड एसेट्स नहीं माना जाएगा ये। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म, ठीक है, 500 रुपए से। फिर फर्नीचर लेंगे। मशीन और फर्नीचर जब दोनों आपको क्वेश्चन में दिए हुए होंगे तो फर्नीचर हम पहले लिखेंगे, फर्नीचर को बेचना इजी रहता है, उसके बाद में हम प्लांट मशीनरी लेंगे। फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। इसके अलावा और कोई एसेट्स हैं, बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग, यानी कि जो जमीन है वो और बिल्डिंग, इन्हें बेचने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, यानी इनको कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। फर्नीचर है 700 रुपये, प्लांट और मशीन है 3500 रुपये, बिल्डिंग और लैंड है 3000 रुपये से। देखिए अमाउंट यहाँ मैंने छोटे छोटे लिखे हैं, वैसे तो ये बड़े अमाउंट्स का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने अमाउंट्स को थोड़ा कम कर दिया है ताकि हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाए, थोड़ा हम इजीली इसको समझ लें। इसके अलावा लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे बिल्स पेबल, जितने भी बिल्स पे करने हैं वो हम पे करेंगे, बिल्स पेबल, और ये हमें दिया हुआ है 300 रुपये से। फिर क्रेडिटर्स को पे करेंगे, क्रेडिटर्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं 850। लास्ट हम बैंक लोन चुकाएंगे, लोन थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं इसलिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहलाएंगे। बैंक लोन है 1000 रुपये, और कैपिटल सबसे लास्ट में पे की जाती है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, कैपिटल सबसे लास्ट में लिखेंगे। कैपिटल इसमें दी हुई है 7500 रुपये से, यानी 7500। तो देखिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं, P&L अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकलता है वो हम कैपिटल में ऐड करेंगे, अगर नेट लॉस होता है तो वो कैपिटल से लेस किया जाता है। यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, उसे कैपिटल में ऐड किया जाएगा। नेट प्रॉफिट है 2750 रुपये। इसके अलावा ड्राइंग्स किया है, यानी बिजनेस से कुछ पैसा या कुछ माल ड्राइंग्स में किया गया है, तो ये पर्सनल यूज़ का मतलब पर्सनली खर्चा है, तो इसे भी कैपिटल में से माइनस किया जाएगा, क्योंकि कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों ही बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करते हैं। ड्राइंग्स को इसलिए माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो ऑनर है बिजनेस का, जो मालिक है, उसको जितनी कैपिटल देनी है उसमें से इतना पैसा वो ले चुका है ऑलरेडी, ठीक है, जितना कैपिटल पे करना है उसे, उसमें से इतना पैसा उसने ऑलरेडी निकाल लिया है, यूज़ कर लिया है, तो इतना हम उसे कम देंगे, इसलिए लेस करेंगे ड्राइंग्स को 300 से। और जो नेट कैपिटल आएगी वो हमारी आ जाएगी 9950, यानी 9950 रुपीज़। इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट बनेगी। अब और कोई आइटम इसमें लिखना बाकी नहीं रह रहा है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में लाइबिलिटीज साइड का टोटल करेंगे और एसेट साइड की टोटल करेंगे। दोनों टोटल हमारी बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। इस साइड की टोटल आ रही है 12,100 रुपीज़, और एसेट साइड की भी यही टोटल आ रही है हमारी बैलेंस शीट की 12,100 रुपीज़। इट मीन्स कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बिल्कुल करेक्ट है, किसी तरह की कोई मिस्टेक या कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, और इसी तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आई होप आपको बैलेंस शीट बहुत अच्छे से बनानी आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।